हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आइए डिस्कस करते हैं GS2 मेंस गवर्नेंस का एक क्वेश्चन। व्हाट इज द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन इंडियन डेमोक्रेसी? हाउ इज इट पोजिंग अ चैलेंज टू आवर डेवलपमेंट स्टोरी? एनालाइज इन लाइट ऑफ द रीसेंट स्टेटमेंट ऑफ NSA। NSA मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बात हो रही है यहाँ पे, अजीत डोवाल साहब की। ठीक है, इन्होंने रिसेंटली बहुत फेमसली स्पीच दी थी IPS प्रोबेशनर्स की पासिंग आउट परेड के दिन, और उन्होंने ये कहा था कि सिविल सोसाइटी को सबवर्ट किया जा रहा है फॉर एक्टिविटीज दैट आर पोजिंग अ चैलेंज टू आवर डेवलपमेंट। अब इस चीज को हमने एनालाइज करना है इन लाइट ऑफ रीसेंट स्टेटमेंट्स, लेकिन हमने पहला पार्ट क्वेश्चन का इग्नोर नहीं करना है जिसने कहा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। तो वो आपने एड्रेस करना है, आप सीधा जंप नहीं करोगे एनालिसिस पे। तो आपने ये बताना है कि सिविल सोसाइटी का मतलब ये है विच इज अ वाइड वैरायटी ऑफ कम्युनिटीज एंड ग्रुप्स लाइक NGOs, लेबर यूनियंस, इंडिजीनियस ग्रुप्स, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोफेशनल एसोसिएशंस जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स एंड फाउंडेशंस दैट फंक्शन आउटसाइड गवर्नमेंट। एंड व्हाट इज देयर वर्क? बेसिकली टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड एडवोकेसी फॉर पीपल और इश्यूज। ठीक है, लोगों के समर्थन में या इश्यूज के समर्थन में सरकार के और लोगों के बीच के जो स्पेस है, जो प्राइवेट और पब्लिक के बीच की जो स्पेस है जिसमें कोई काम नहीं करता है या फिर काम कम रह जाता है सरकार और प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, वो फिल करते हैं ये सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। अ सिस्टम कैन बी टर्म्ड एज अ जेन्युइन एंड कॉम्प्रिहेंसिव डेमोक्रेसी ओनली व्हेन इट फुलफिल्स व्हाट? पॉलिटिकल एंड सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन। इसका मतलब यह है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, लोगों की वोटिंग और डिसीजन मेकिंग के अंदर, और साथ ही साथ सोशल पार्टिसिपेशन इन सोशो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन इन द ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। तो डेमोक्रेसी तभी काम करती है दोस्तों जब आप लोगों की बात सुन रहे हैं। जब आप लोगों की बात सुन रहे हैं तो फिर वो आप करोड़ों लोग एक साथ कुछ बात तो कर नहीं सकते हैं, इसलिए उनका मत रखने के लिए, उनका पक्ष रखने के लिए, उनके इश्यू सामने रखने के लिए सिविल सोसाइटी एक बहुत बड़ा साधन है। अब सब कैसे सिविल सोसाइटी इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट डालती है? सबसे पहले तो पॉलिटिकल चेंज को वो प्रमोट करती है। फॉर एग्जाम्पल, बचपन बचाओ आंदोलन, चिपको मूवमेंट, सोशल मूवमेंट्स को लीड करना और किसी तरीके से सोशल चेंज लेके आना, पॉलिटिकल चेंज लेके आना, ये भी काम सिविल सोसाइटी का। तो पहले पॉलिटिकल चेंज की बात करें तो पॉलिटिकल चेंज कैसे? पॉलिटिकल चेंज ऐसे कि चाइल्ड लेबर लॉज को अमेंड करवाना। और पॉलिटिकल चेंज कैसे? समटाइम्स गवर्नमेंट्स आर थ्रेटन्ड, गवर्नमेंट्स जो हैं वो सोशल मूवमेंट के माध्यम से कुछ पॉलिटिकल मूवमेंट्स के माध्यम से कुछ बदलाव लाती है। फॉर एग्जांपल, आप फार्म लॉज का रिपील देख सकते हो, आप जन लोकपाल आंदोलन के बाद लोकपाल एक्ट का पास होना देख सकते हो। तो ये सारा काम तो सिविल सोसाइटी का है। आप RTI एक्ट की बात कर सकते हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जो आया था मजदूर किसान शक्ति संगठन के मूवमेंट अगेंस्ट इंफॉर्मेशन फॉर इंफॉर्मेशन राइट्स इन राजस्थान, एंड वो नेशनल मूवमेंट भी एक तरह से मतलब नेशनली स्प्रेड हो गया वो। दूसरा, सोसाइटी के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, जो त्रुटियां हैं, कमियां हैं, खामियां हैं, उनको भी काउंटर करने के लिए ये काम कर सकते हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो, LGBT कम्युनिटी का डीक्रिमिनलाइजेशन अंडर सेक्शन 377 एक्ट हो, या फिर विमेन का ट्रिपल तलाक को लेके जो भी ग्रीवेंसेस थे, उन सबको एक मूवमेंट बना के लोगों को मोबिलाइज करना और उनसे सोशल चेंज लेके आना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम सिविल सोसाइटी करती है। सिविल सोसाइटी ये भी करती है कि वो डेमोक्रेसी के लिए आपको एक पार्टिसिपेशन देती है। क्यों? क्योंकि अगर आप सिटीजन्स हैं और आप जब जस्ट वोट कर रहे हो तो वोट करना पार्टिसिपेशन नहीं होता है डिसीजन मेकिंग के अंदर, क्योंकि आपके अकेले के वोट से चलो मान लो कोई बंदा बनता है MP या नहीं बनता है, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। बट आप लोगों को ये फील नहीं आएगी कि आप एक डेमोक्रेसी के अंदर हो तब तक जब तक आप एडवोकेसी ग्रुप्स का मेंबर नहीं बनते, आप सोशल ऐसे किसी मूवमेंट का मेंबर नहीं बनते हैं। और कई बार लोग यहाँ प्रैक्टिस करते हैं और पॉलिटिकल फील्ड के अंदर, पॉलिटिकल एरिना के अंदर भी अपनी पहचान बना लेते हैं, जिसकी बेस्ट एग्जांपल है आम आदमी पार्टी, विच हैज कम आउट ऑफ अ सिविल सोसाइटी लेड मूवमेंट फॉर जन लोकपाल बिल। तो ये आपकी फील्ड फॉर डेमोक्रेसी के लिए भी काम कर सकता है, लोगों को डेमोक्रेसी का फंक्शनिंग के और करीब लेके आ सकता है। Also, they are acting as early warning mechanisms. Why? Because if they do not raise issues, if they do not highlight issues, certain problems may remain under the carpet.
तो अगर आप करप्शन को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना चाहते हो तो कई बार सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस इस तरीके के अवेयरनेस कैंपेन्स करती। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी भी हैं जो ज़रूरी नहीं है कि मास लेवल पे मोबिलाइज करती हों, लेकिन अपने रिसर्च वर्क से वो लोगों को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। एडीआर समय समय पे रिपोर्ट्स और रिसर्चेस कंडक्ट करता है। ये बताता है कि आपको कितने क्रिमिनल जो हैं वो पार्लियामेंट में बैठे हैं, आपको ये बताता है कि लोकसभा राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी कैसे चल रही है, और आपके पैसे पे जो वो एमपीज एमएलएज बैठे हैं वो किस तरीके से टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एडीआर आपको ये बताता है कि इलेक्शन फंडिंग में किस तरीके के इश्यूज चल रहे हैं, कहाँ कहाँ करप्शन हो रही है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। तो ये जो है चीज़ आपको अर्ली वार्निंग मैकेनिज्म की तरह काम करेगा कि कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम पहले ही सुलझा लें। और इसी से जुड़ा हुआ पॉइंट है अगला, अवेयरनेस क्रिएट करना। सोसाइटी के अंदर जो इश्यूज लोगों को नहीं पता है, कम हाईलाइटेड है, उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करना लोगों के अंदर। अब ये सिविल सोसाइटी सिर्फ ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के खिलाफ ही अवेयरनेस क्रिएट करेगी। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर यूजिंग द हेल्प ऑफ दीज सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट इश्यूज दैट गवर्नमेंट वांट्स टू एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों को वैक्सीनेशन के बारे में और जानकारी मिले, अवेयरनेस क्रिएट हो, तो वो सिविल सोसाइटीज का साथ ले सकते हैं। उनको घर घर जाके नेटवर्किंग करके लोगों को इन्फॉर्म और एजुकेट करने का काम सौंप सकते हैं, और सौंपा भी गया है। तो इसका मतलब ये है कि टू वे स्ट्रीट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये वाला पॉइंट, अवेयरनेस वाला पॉइंट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट के खिलाफ अवेयरनेस क्रिएट करनी है, जनरेट करनी है। And that is again connected to the sixth point, which says this acts like a bridge between the people and the government. तो लोगों के कंसर्न्स को गवर्नमेंट के पास लेके आना, सर्वेज करके, पिटिशन साइन करवा के, या गवर्नमेंट के कंसर्न्स को लोगों के पास लेके आ जाना, ये दोनों के बीच में एक ब्रिज है। एक और एग्जांपल ब्रिज का है कि फ्री लीगल एड जो पुअर को मिलनी चाहिए वो इंश्योर करना, सिविल सोसाइटी भी उसमें बहुत ज़्यादा मदद करती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास काफ़ी हद तक मशीनरी या इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है लोकल कोर्ट्स और अदालतों को लेके। तो इस वजह से सिविल सोसाइटी ऑल्सो प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ असिस्टेंस, PIL फाइल करना, एप्लीकेशंस फाइल करना। और दोस्तों, ये इंडिया का कल्चर तब से रहा है जब से हमने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फ्रीडम मूवमेंट चलाया था। अगर आपको याद हो तो हिस्ट्री के अंदर जो पीजेंट मूवमेंट्स होते थे, उनकी मदद करने के लिए मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया उनको लीगल एजुकेशन प्रोवाइड करते थे, उनके कोर्ट के केसेस लड़ते थे, वो भी सिविल सोसाइटी थी। इनफैक्ट महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में सिविल सोसाइटी का ही काम कर रहे थे। साउथ अफ्रीका में बसे हुए भारतीयों के जो केसेस होते थे वो ब्रिटिशर्स के पास लेके जाते थे। और इस तरीके से ये सिविल सोसाइटी का कल्चर भारत में डेवलप होता है। आप ये भी इसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी समझ सकते हैं। खैर, हमारी डेवलपमेंट स्टोरी के अंदर ये ऑब्स्टिकल कैसे बन रहे हैं? हमारे NSA साहब ने कहा कि द ऑफिसर्स, द पासिंग आउट परेड में उन्होंने ये कहा कि द डेंजर ऑफ सिविल सोसाइटी इज बीइंग मैनिपुलेटेड बाय एक्सटर्नल एनिमीज टू वीकन द कंट्री फ्रॉम विद इन। और इसके लिए उन्होंने एक्सप्लेन ऐसे किया कि क्योंकि कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ वॉर जो है वो अब एडवांटेजियस नहीं है। फुल फ्लेजेड वॉर को लोग प्रेफर नहीं करते हैं, अगर करते हैं तो फंस जाते हैं स्टेलमेट में, जैसा हमने रशिया यूक्रेन में देखा है कि कोई भी बड़ी प्रोग्रेस दोनों पार्टीज की तरफ से नहीं हो पा रही है। ही सेड इट इज द सिविल सोसाइटी दैट कैन बी सबवर्टेड एंड इट कुड लीड टू डिवाइडिंग ऑफ द नेशन एंड मैनिपुलेट द नेशनल इंटरेस्ट। सिविल सोसाइटी एक ऐसी फील्ड है जिसको अगर पेनिट्रेट कर जाता है आपका एनिमी, वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे इसको, है ना। तो हमने भी थोड़ा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को आगे रखना है, बिकॉज उसमें कहा गया है क्वेश्चन में कि एनालाइज इन लाइट ऑफ द स्टेटमेंट। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को आपका एनिमी कंट्रीज और द कंट्रीज हु डू नॉट वांट यू टू डेवलप और दे वांट ओनली देयर नेशनल इंटरेस्ट टू बी रिप्रेजेंटेड, दे कैन सबवर्ट और डाइवर्ट द सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। ऐसा उनकी स्टेटमेंट है। ये भी उन्होंने कहा कि अगर ये डिस्टेबलाइजेशन की एक्टिविटीज होती रही, काफ़ी सारे प्रोटेस्ट जो अनवारंटेड प्रोटेस्ट है ये चलते रहे, तो ये प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के काम में ऑब्स्टिकल की तरह चलते हैं। इसकी एग्जाम्पल या इसका जो है एविडेंस यहाँ से मिलता है कि देयर वर इंटेलिजेंस ब्यूरोज रिपोर्ट्स फ्रॉम 2014-15 that a significant number of Indian NGOs which were funded from outside were noticed to use people-centric issues to create environment which lends to stalling of development projects. आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं कुदांकुलम नेशनल पार्क, कुदांकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट की। आप इसमें बात कर सकते हैं पॉक्सो प्रोजेक्ट
कोरिया की कंपनी थी, पॉस्को का प्रोजेक्ट था उड़ीसा के अंदर, आप उसकी एग्जांपल दे सकते हैं। आप वेदांता की एग्जांपल दे सकते हैं कि वेदांता के इस प्लांट के अगेंस्ट काफ़ी प्रोटेस्ट करवाए गए थे। ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट करती हैं। आप ऐसा कह सकते हो कि अगर ये सब प्रोटेस्ट नहीं होते हैं तो जीडीपी के ऊपर 2 to 3% नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता। खैर ये एक एस्पेक्ट है सिक्योरिटी का एस्पेक्ट। आप लेकिन हर चीज़ को, हर एक प्रोटेस्ट को ऐसे डिलेजिटिमाइज भी नहीं कर सकते, ये भी हमने याद रखना है। यही हम एंड में भी लिखेंगे कि देयर आर केसेस वेयर सिविल सोसाइटी इज सबवर्टेड, डेफिनेटली। ये तो हम कहेंगे क्योंकि गवर्नमेंट का स्टैंस ही यही है। तो हमने ये ध्यान, हमारा जो टिल्ट होगा वो थोड़ा सा रेगुलेशन ऑफ सिविल सोसाइटी की तरफ रहेगा, लेकिन हम कंप्लीटली उसको बंद करने के लिए या उसको कंट्रोल ब्लैंकेट बैन लगाने के लिए नहीं कहेंगे। खैर, कई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को फ्रंट्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ओवरग्राउंड वर्कर्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ओवरग्राउंड वर्कर्स आर दोज वर्कर्स हु आर पार्ट ऑफ द लेजिटिमेट सेक्टर, बट दे आर एक्चुअली प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द टेररिस्ट और एंटी नेशनल एक्टिविटीज। तो इलीगल एक्टिविटीज के लिए फ्रंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए, टेरर फंडिंग के लिए। अभी पीएफआई के ऊपर चल रही है, पीपल फेडरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर चल रहा है इन्वेस्टिगेशन एनआईए का। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपने नोट की, बिकॉज दे आर फ्रॉम द गवर्नमेंट सोर्सेज, वी आर ऑल्सो गोइंग टू एनालाइज दीज थिंग्स। एंड ऑल्सो इन रिसेंट टाइम्स फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक जमात इस्लामी जो JNK में है, और अगेन कई ऑर्गेनाइजेशंस विच आर पार्ट ऑफ present in South India, they've also been found to stimulate radicalization and secessionism with aid of foreign money. तो ये radicalization, secessionism, illegal activities of money laundering, terror funding, smuggling, ये सारी एक्टिविटीज जो हैं आपकी इकोनॉमी को बहुत चोट पहुंचाती है और आपकी डेवलपमेंट एक्टिविटीज को स्टैग्नेट करने में मदद करती है। इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा है कि NSA ने ऐसी स्टेटमेंट दी है। Now, how we'll conclude this answer? You will say कि challenges हैं सिविल सोसाइटी के, और उसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स भी उठाए हैं, जहां पे उन्होंने FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स लाए हैं। उन्होंने नीति आयोग को एक काम दिया है कि वो सिविल सोसाइटी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करें, लेकिन अभी भी देयर नीड्स टू बी अ प्रॉपर लेजिस्लेशन ऑन सिविल सोसाइटीज। ठीक है, एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन शायद बन जानी चाहिए। आप ये सजेशन दें। आप ये भी कहेंगे कि वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी हमें चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस रोल वो प्ले करती है एक डेमोक्रेसी के अंदर, जो हमने पहले पार्ट में एड्रेस किया है। तो इफ़ यू वांट अ ब्राइटर फ्यूचर विद डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट गोइंग हैंड इन हैंड, विच कैन ईजिली हैपन, आपने सिविल सोसाइटी के बेसिक कोर प्रिंसिपल्स को आगे भी चलने देना है। और गवर्नमेंट भी पूरी तरह नहीं डिसमेंटल करना चाहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट जहाँ नहीं पहुँचती सिविल सोसाइटी वहाँ पहुँच